गुड मॉर्निंग एवरीवन दोस्तों, आज है 5 सितंबर 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है जितेंद्र चौधरी और रोज की तरह है फिर से आज हम लोग कुछ टॉपिक करने वाले हैं। तो कुछ टॉपिक आपको बता देता हूँ एडवांस में क्या क्या करेंगे आज हम लोग। तो डार्क स्काई रिजर्व के बारे में बात करेंगे। इंडिया का अपनी तरह का ये पहला डार्क स्काई रिजर्व है, इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। लिक्विड नैनो यूरिया के बारे में हम ऑलरेडी पहले बात कर चुके हैं, लेकिन आज थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दूंगा। और एक्चुअली ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एग्रीकल्चर से बिलोंग करता है तो बहुत बार आपको एग्जाम में आपके जो है एग्जाम्पल वगैरह देने के भी काम आ जाता है। इसरो ने एक नई टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है, बिल्कुल 2 लाइन का छोटा सा टॉपिक है। मुझे ऐसा लगता है इसके बारे में फ्यूचर में एक्सप्लेनर सेक्शन में डेफिनेटली कुछ ना कुछ आएगा। संडे के एडिशन में डेफिनेटली यहाँ कुछ आ सकता है, तो उसको हम लोग तब बात करेंगे। आईएमएफ और श्रीलंका के बारे में बात करेंगे। रिपीटेड सा टॉपिक है, लेकिन आपको पता है कि फाइनली आईएमएफ ने डिसाइड कर लिया है कि वो श्रीलंका की हेल्प करने वाला है। तो वो जो एक्सटेंडेड जो बेनिफिट देता है आईएमएफ, उसके बारे में बात करेंगे। पोक्सो और रोमांटिक रिलेशन के बारे में बात करेंगे। जो पोक्सो एक्ट है इसके बारे में हम लोग पहले से बहुत अच्छी बात कर चुके हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ लूप होल्स हैं। वो लूप होल्स का क्या है सीन, वो आपको बताऊंगा। ये एक्चुअली आज के एडिटोरियल सेक्शन से हम लोग इसको करने वाले हैं। 4G और 5G टेक्नोलॉजी, ये तो आप अच्छे से जानते ही हो, हल्का फुल्का बताऊंगा आपको यहाँ पे, क्योंकि आज के एक्सप्लेनर सेक्शन में इसको पूछा गया है, इसको करेंगे। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, ये भी आज का जो है एडिटोरियल सेक्शन है, क्योंकि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हुए हैं ओवर लास्ट 50 ईयर्स, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आज है बहुत खास दिन आपके लिए, मेरे लिए, सभी के लिए, क्योंकि आज है टीचर्स डे। तो राधा कृष्णा जी का जन्मदिन है, तो उनके लिए ये हैप्पी टीचर्स डे मनाया जाता है। हम सभी की लाइफ में, आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में कोई ना कोई एक दो टीचर ऐसे रहते हैं जो हमारी लाइफ को शेप करते हैं। वो हमारे लिए फादर फिगर, मदर फिगर होते हैं, है ना। हमारे आइडियाज़, हमारे ड्रीम्स को शेप करते हैं। तो कोई ना कोई आपके टीचर आपकी लाइफ में भी ऐसे ज़रूर होंगे। देखिए, कहने को तो आप ऐसा भी कह सकते हो, टीचर तो कोई भी हो सकता है। आपका पड़ोसी भी हो सकता है, आपकी चौकीदार भी हो सकता है, पियून भी हो, कोई भी हो सकता है ना टीचर तो। लेकिन ये जो टीचर्स डे मनाया जाता है वो स्पेशली एकेडमिक टीचर्स के लिए ही मनाया जाता है। हालांकि आप इसकी डेफिनेशन अपलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मुझे कमेंट सेक्शन में कोई ऐसी कहानी ज़रूर बताइए जिससे आपके टीचर ने आपको इंस्पायर किया हो। उनको ट्रिब्यूट देंगे हम लोग अपने टीचर्स को, और कोई ऐसी खास कहानी हो तो आप अपने कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। और बहुत बार अपने टीचर से हम आउट ऑफ कॉन्टैक्ट हो जाते हैं, लेकिन उनको हमेशा याद रखते हैं। तो कोशिश करें अपने टीचर को रीच आउट करें और उनको जो है टीचर्स डे की बधाई दें। चलिए ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, तो कम से कम एक लाइक वाला बटन क्लिक आप कर ही सकते हो। चलिए जी, तो एक छोटी सी अनाउंसमेंट जो हमेशा करता हूँ मैं, कि 6 to 12th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी हम लोग कोर्स लॉन्च करने वाले हैं 11 सितंबर। अभी सिर्फ 5-6 दिन बचे हुए हैं। पॉलिटी से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद सारे सब्जेक्ट्स की हम लोग एनसीईआरटी यहाँ पे कवर करने वाले हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप एनसीईआरटी के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो पहले टॉपिक पे बढ़ते हैं, डार्क स्काई रिजर्व टू कम अप इन लद्दाख। तो देखिए, हमारे पास होता है टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व क्या होता है? जिसमें हम टाइगर के हैबिटाट को प्रोटेक्ट करते हैं, जिससे टाइगर प्रोटेक्ट हो जाता है। यही तो तरीका होता है ना। तो डार्क स्काई रिजर्व का मतलब क्या है कि यहाँ पे हम लोगों को अपनी स्काई की डार्कनेस को रिजर्व करना है। मतलब समझते हो ना, मतलब इसका ये है कि लाइट पोल्यूशन कम करना है भाई। जितनी डार्कनेस वहाँ पे हो सकती है उसको मेंटेन करना है। क्यों करना है वो बात अलग है। देखिए, ये इसीलिए करना है क्योंकि हम लोग वहाँ पे क्या करने वाले हैं, ऑब्जर्वेशन करने वाले हैं। ऑब्जर्वेशन किस चीज़ का ऑब्जर्वेशन करेंगे? स्काई का ऑब्जर्वेशन करेंगे, अपनी मिल्की वे का ऑब्जर्वेशन करेंगे, सोलर सिस्टम का ऑब्जर्वेशन करेंगे, एस्ट्रो मतलब हमारे जो सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं उनका हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं, है ना। ये देखिए, तो इसमें क्या है, जो आर्टिफिशियल लाइट है उसके पोल्यूशन को कम करना है। आर्टिफिशियल लाइट के जो ट्रैफिक वगैरह होती है वहाँ पे उसको कम करना है। देखिए, सीधी सी बात है, आप जो है टेलीस्कोप लेके बैठे हुए हो, आपको आसमान में देख रहे हो, आपको कोई नया प्लेनेट आपको खोजना है या किसी सेलेस्टियल बॉडी को ऑब्जर्व करना है, तो उसके लिए जितनी अंधेरा वहाँ पे होगा ना, जितना डार्कनेस होगा, उतनी ही बढ़िया तरीके से आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हो। इसीलिए जो है वहाँ पे इसकी डार्कनेस को मेंटेन करना है, आर्टिफिशियल लाइट को बिल्कुल ख़त्म कर देना है, तो ट्रैफिक लाइट को बिल्कुल हटा देना है वहाँ से। तो ये है इसका मेन मुद्दा। ऑब्जेक्टिव आपको बता ही दिया, जनरली क्या करना है, एस्ट्रोनॉमी को प्रमोट करना है। तो जो लोग पसंद करते हैं एस्ट्रोनॉमी करना, जिनको स्काई ऑब्जर्व करना पसंद होता है, तो वो लोग लद्दाख में जा सकते हैं। उनके लिए समझ लीजिए स्वर्ग जैसा है, ये स्वर्ग जैसा है। तो एक तो इसका सबसे बड़ा तो ये हो गया। दूसरा, इसका जो एनवायरमेंटल हमारी हिस्ट्री होती है उसको भी समझने के लिए, सोसाइटल डेवलपमेंट के लिए, टूरिज़्म के लिए,
है ना, वो सब हम लोग कर सकते हैं। देखिए इंडिया में तो इतना ये पॉपुलर नहीं है ट्रेंड, लेकिन विदेशों में स्काई ऑब्जर्व भी अपने आप में एक हॉबी होती है बहुत सारे लोगों की, लेकिन उनको वहाँ पे ना ऐसी जगह नहीं मिल पाती जो बिल्कुल डार्क हो। तो इंडिया में आ सकते हैं, तो वहाँ का लोकल टूरिज्म बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और इंडिया की एक इमेज भी बनती है इस तरह से, है ना, वो बात है। तो ये जो बना रहे हैं हम हैनले जो जगह है, वो एक्चुअली चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर में ही पड़ता है। 22 किलोमीटर के रेडियस में ये पूरे का पूरा एरिया पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी लाइट नहीं होनी चाहिए, बार बार आपको बता रहा हूँ। इसी जगह को हम लोगों ने क्यों चूज़ किया, क्योंकि एक तो देखिए इसकी हाइट काफ़ी अच्छी है, हाइट काफ़ी अच्छी होने की वजह से यहाँ पे क्लाउड्स नहीं होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द ईयर जो है यहाँ पे क्लाउड नहीं होते हैं, बिल्कुल ड्राई वेदर होता है। तो जो हमारे वहाँ पे सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके अंदर जो है मॉइस्चर वगैरह नहीं आता है, तो वो भी प्रोटेक्टेड रहते हैं। टूरिज्म को बूस्ट करना है, ये कुछ चीज़ें आपको जो है यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो पहला कहाँ पे, लद्दाख में हैनले नाम की जगह पे है, जो कि चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का पार्ट है। प्रीलिम्स के लिए बिल्कुल बना बनाया यहाँ पे ये क्वेश्चन है, पूछेगा वो आपसे, ठीक है। चलिए, साइंटिस्ट रिमेन स्केप्टिकल अबाउट हाउ नैनो यूरिया बेनिफिट क्रॉप्स। देखिए कोई भी टेक्नोलॉजी जब भी कोई डेवलप की जाती है ना, अब वो 100% एक्यूरेट तो नहीं होती है, चाहे कोई भी टेक्नोलॉजी हो, हमेशा उसके अंदर डाउट बने ही रहते हैं। और साइंस का काम क्या है, साइंस का काम ही है डाउट करना। साइंस का काम बिलीव करना नहीं है, साइंस का काम है क्वेश्चन रेज करना। यही तो साइंस की फिलॉसफी होती है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन रेज करते हो भाई, तभी तो सोल्यूशन निकालोगे ना, क्वेश्चन रेज बिना तो सोल्यूशन आएगा नहीं। तो इस जो नैनो यूरिया के क्या बेनिफिट होंगे, इसको लेके है साइंटिस्ट कम्युनिटी में जो है वो अलग अलग डाउट बने हुए हैं। तो इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से। बता देता हूँ आपको पूरा मामला क्या है। देखिए ये एक इंडिजेनस यूरिया है, मतलब इसको इंडिया ने ही अपने यहाँ पे खुद बनाया हुआ है और इसको हम लोगों ने पेटेंट भी करवा लिया है। ये हमारी भाई खुद की टेक्नोलॉजी है, ठीक है। किसके द्वारा किया गया, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। इंडिया से बनी है और अगर इसका रिजल्ट अच्छे रहे तो पूरी दुनिया इसको अडोप्ट करने वाली है। देखिए नॉर्मल यूरिया ये होता है ना, ऐसे व्हाइट कलर का होता है, बिल्कुल छोटे छोटे दाने होते हैं इसके अंदर, अगर आपने कभी देखा होगा तो अच्छा लगता है दिखने में, बिल्कुल एकदम चीनी टाइप का रहता है। और इससे क्या मिलता है, इससे मिलती है नाइट्रोजन। तो NPK, ये 3 हमें न्यूट्रिएंट में जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारी क्रॉप्स को चाहिए होते हैं, जिसमें से नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और आपको पता है कि हमारी कंट्री की जो सोइल है वो नाइट्रोजन डेफिशिएंट है, इसलिए हमें चाहिए नाइट्रोजन। मोस्टली नाइट्रोजन हम लोग इंडिया में ही प्रोड्यूस कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। P और K की जहाँ तक बात है, ये तो हमें लगभग 80% से ज़्यादा इंपोर्ट ही करना पड़ता है, तभी तो यहाँ पे इसकी हम लोग बात कर ही नहीं रहे हैं। बात ये है कि भाई जो हम लोग यूज़ करते हैं, ये लोकल जो नॉर्मल पहले कन्वेंशनल यूरिया यूज़ करते हैं, इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं। डिसएडवांटेज क्या है इसके, और जो नया नैनो यूरिया हम लोगों ने बनाया है जो कि लिक्विड का होता है, बोतल में आता है। ये जो पुराने वाला है ना, बोतल में नहीं आता, ये कट्टे में आता है ऐसे, है ना, उसमें बोरी में आता है एक तरह से, लेकिन ये वाला बोतल में आता है। यूज़ कैसे करते हैं ये तो आपको पता ही है कि जो पहले वाला होता है इसको खेत में से छिड़काव करते हैं, और जो लिक्विड वाला होगा इसको स्प्रे करते हैं। दोनों में फ़र्क है, लिक्विड है ना तो इसको स्प्रे ही करेंगे। तो पहली बात तो जो है एफिशिएंसी, जो पुराने वाला यूरिया हम लोग यूज़ करते थे कन्वेंशनल, उसकी एफिशिएंसी सिर्फ 20% हुआ करती थी, लेकिन नए वाले की कितनी होगी, 85 to 90%। देखिए होता क्या है ना, जब पुराने वाले यूरिया को छिड़क देते हो खेत के ऊपर, अब आपने उसके ऊपर से पानी दे दिया, आपने उसको इरीगेट कर दिया खेत को, तो आधे से ज़्यादा तो भाई वो पानी के साथ ही बह जाता है ना, और आधे से ज़्यादा वो इवेपोरेट हो जाता है। पानी में जो वो मिलेगा इवेपोरेट ही हो जाता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, क्योंकि राइस में ज़्यादा यूज़ करते हैं इसको, तो वहाँ पे तो टेम्परेचर वैसे भी ज़्यादा होता है, तो इवेपोरेट हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि फ्लड आ गया, ज़्यादा बारिश हो गया तो पानी के साथ बह जाता है ना। ऐसी बहुत सारी समस्याएं आपको देखने को मिलती है। मैं तो अपने घर में रोज़ देखता हूँ, मेरे पापा रोज़ परेशान रहते हैं कि आज हम लोगों ने खाद डाली थी और आज बारिश हो गई। तो ये बहुत नॉर्मल सी सिचुएशन है, लेकिन इसके बहुत बेनिफिट है नए वाले के। एक तो इसका बेनिफिट ये है कि भाई ये सीधा लीव्स के ऊपर, पत्तों के ऊपर जाके छिड़काव करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो जो लीव्स होते हैं क्रॉप के, उसका जो स्टोमेटा होता है, जो पोर्स होता है, वो उसको डायरेक्ट ऑब्जर्व कर लेता है। तो इसको ज़मीन में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि पत्ते इसको सीधा ही ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है। दूसरी बड़ी बात यहाँ पे भी काफ़ी सस्ता भी पड़ता है कंपैरेटिवली कन्वेंशनल जो हमारे पास होता है। तो आधा लीटर की जो बोतल होती है लिक्विड वाले की,
ये आप ये समझ लीजिए एक पूरे बड़े कट्टे का काम कर देगी, जो कि 50 केजी का बैग होता है, उसके बराबर काम करता है। और ये सस्ता भी होता है। ये वाला आपको 300 रुपये का पड़ता है, ये आपको 240 रुपये का पड़ता है। और आपको पता है कि फर्टिलाइजर के ऊपर सरकार बहुत ज़्यादा सब्सिडी भी देती है, तो वहाँ से भी सरकार का पैसा बचेगा। उस जो पैसा वहाँ पे बचेगा, उसको एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए फर्दर यूज़ किया जा सकता है। तो ये फ़ायदे बहुत सारे हैं, है ना? बस वो बात अलग है कि इसके कितना इफ़ेक्टिव होगा, इसके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। कुछ साइंटिस्ट का ये मानना है कि जब तक यूरिया सॉइल के अंदर नहीं जाएगा, तब तक प्लांट को बेनिफिट नहीं होता है, क्योंकि जो प्लांट की जो जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं, वो नाइट्रोजन को जब एब्जॉर्व करती हैं, तब प्लांट की ग्रोथ होती है। अब पत्तों के ऊपर छिड़काव कर रहे हो, पत्ते कितना एब्जॉर्व करेंगे, कितना इफेक्टिव होगा, इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा स्टडी करना बाकी है। तो लेट्स सी फ्यूचर में क्या होता है। फिलहाल तो चीज़ें यहाँ पे अच्छी लग रही हैं। और 2020 में ऑलरेडी यूपीएससी यहाँ से सवाल पूछ चुका है, ठीक है, यूरिया के बारे में। तो क्वेश्चन पढ़िए, ऑप्शन आपको दिए हुए हैं नीचे कमेंट सेक्शन में, आप इसका आंसर मुझे बताइए। चलिए, इसरो टेस्ट सिस्टम टू रिकवर द स्पेंट रॉकेट स्टेज। देखिए क्या होता है, जैसे रॉकेट है, तो इस रॉकेट के अंदर ना अलग अलग स्टेज होती हैं। तो इसके लिए अलग फ्यूल यूज़ किया जाता है, इसके लिए अलग फ्यूल यूज़ किया जाता है, इसके लिए अलग फ्यूल किया जाता है। तो जब एक चीज़ का फ्यूल यूज़ हो जाता है, तो ये इसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। ये तो हमारी सोलर सिस्टम के अंदर, या समझ लीजिए हमारे किसी ऑर्बिट के अंदर घूमता रहता है हमेशा, तो ये डेब्री बन जाता है ना, कचरा बन जाता है, स्पेस जंक बन जाता है। लेकिन और ये फिर कहाँ आता है, ये धरती के ऊपर नीचे आ जाता है ना, धरती के ऊपर नीचे आ जाता है, और बहुत फास्ट स्पीड से आता है। अब इसके लिए टेक्नोलॉजी निकाली है इसरो ने। हालांकि ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी नासा के पास है, तो हम लोगों ने अपना खुद का टेस्टिंग किया है। इन्होंने ये कहा कि जब कोई रॉकेट किसी जो लॉन्च व्हीकल होता है, उसका कोई हिस्सा जब टूट के जब वो अनयूज्ड हो जाता है, जब वो वापस धरती के अंदर आता है, तो बहुत स्पीड के साथ आता है, जिससे डैमेज हो सकता है। तो इन्होंने क्या किया, ये जैसे कोई टुकड़ा आ रहा है, इसके अंदर इन्होंने कुछ नाइट्रोजन वगैरह का कुछ बलून वगैरह टाइप का बनाया है। तो जब ये नीचे आता है ना बहुत स्पीड के साथ, वो ऐसे इन्फ्लेट हो जाता है, जैसे गुब्बारा होता है ना, फूल जाता है। तो जिसकी वजह से उसकी स्पीड जो है थोड़ी कम हो जाती है। फिर बाद में जो है इसके ऊपर पैराशूट वगैरह लगा दिया जाता है, तो इसकी सॉफ्ट लैंडिंग करवाई जा सकती है। तो ये जो सॉफ्ट लैंडिंग होने से क्या होगा, इसको हम लोग दोबारा से रीयूज़ भी कर सकते हैं फ्यूचर में। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी जो है उन्होंने बनाई है, और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर से जो है हम इसको करते हैं। और यूजुअली इस तरह की टेस्टिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ जो है साउंड रॉकेट वगैरह जो है उसको छोड़ते हैं। तो देखते हैं, अभी तो कोई टेक्नोलॉजी बहुत छोटी सी स्टेज में है, आगे देखते हैं इसमें क्या होने वाला है। लेकिन अगर ये टेक्नोलॉजी अच्छे से सक्सेसफुल रही, तो आप ये समझ लीजिए कि फ्यूचर में आने वाले जो भी ऑपरेशन है वो सस्ते हो जाएंगे, काफ़ी मतलब इकोनॉमिकल हो जाएंगे। और इनको हम लोग जो है कहीं और भी डाइवर्ट कर सकते हैं, अपने ऑर्बिट सिस्टम से जो है किसी और प्लेनेट की तरफ भी डाइवर्ट कर सकते हैं। तो स्पेस जंक भी यहाँ पे कम हो जाएगा। छोटी सी टेक्नोलॉजी है, अभी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है नहीं इस पर। अगर आप इसरो की वेबसाइट पे जाके देखोगे इसी टेक्नोलॉजी को, उन्होंने भी बहुत खास इन्फॉर्मेशन इसके बारे में दिया नहीं है, क्योंकि अभी बहुत इनिशियल स्टेज में है। फ्यूचर में कुछ यहाँ से आता है तो उसको हम लोग डेफिनेटली करेंगे। अग्निपथ टॉप ऑन द आर्मी चीफ एजेंडा ड्यूरिंग नेपाल विजिट। तो हमारे आर्मी के चीफ हैं, वो नेपाल में विजिट किया है। और आपको ये पता है कि हमारे जो आर्मी के चीफ होते हैं वो नेपाल की आर्मी के भी चीफ होते हैं, लेकिन परमानेंट वाले नहीं होते, ऑनरेरी होते हैं। तो उसके लिए वहाँ पे गए हैं हमारे आर्मी चीफ। तो नेपाल ने वही जो कंसर्न है अग्निपथ वाला, वो उनके सामने उठाया है। आपको पता है कि जो अग्निवीर होते हैं वो 4 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं, और उनको किसी तरह की कोई पेंशन भी नहीं मिलती है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और नेपाल से बहुत सारे गोरखा हमारे यहाँ पे गोरखा रेजिमेंट के अंदर आते हैं। इंडियन गोरखा भी आते हैं, नेपालीज गोरखा भी आते हैं। तो नेपाली गोरखा की इतनी बड़ी संख्या है, और इतने सालों से नेपाली गोरखा जो है ब्रिटिश आर्मी के अंदर भी सर्व करते थे, इंडियन आर्मी के अंदर भी सर्व कर रहे हैं। तो एक बहुत ज़्यादा प्राउड भी जुड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा प्राउड भी जुड़ा हुआ है नेपाली गोरखा का, जिसकी वजह से नेपाली जनता के मन में इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी है। हमारे कल्चर रिलेशनशिप भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और ये जो गोरखा रिटायर्ड होते हैं ना, नेपाली गोरखा, ये एक गुडविल का काम भी करते हैं, हमारे जो है गुडविल एम्बेसडर होते हैं। तो भाई अगर अगर अब सीधी सी बात है, क्योंकि अग्निवीर को ना तो, क्योंकि वैसे जनरली क्या होता है 15 साल की ड्यूटी होती है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 4 साल के बाद रिटायर कर दिया जाएगा, ना या आपको कोई पेंशन दी जाती है। तो जिसकी वजह से नेपाल में भी वही कंसर्न है जो इंडिया के अंदर कंसर्न है, तो उन्होंने कंसर्न उठाए हैं। लेट्स सी यहाँ पे क्या होने वाला है, क्या नहीं होगा, क्या सरकार इसका सोल्यूशन निकालेगी। उधर से चाइना ने भी कई बार नेपाल को बोला है कि भाई हम भी लोग गोरखा को भर्ती कर सकते हैं, रिक्रूट कर सकते हैं, लेकिन नेपाल ने उनको मना कर दिया था। और इस चीज़ के चांसेस बहुत कम हैं कि नेपाल वाले जो है वो चाइनीज़ आर्मी ज्वाइन करेंगे, बहुत बहुत कम है। लेकिन यू नेवर नो, चाइना तो मौका उठाने के लिए बैठ ही रहा है भैया, है ना। खैर
तो एक्सप्लेनर सेक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं तो एक आता है डिप्लॉइंग 5G इन द वर्ल्ड बिल्ड अराउंड 4G टेक्नोलॉजी। तो अभी तक देखिए हम लोग 4G टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं फिलहाल। 1980s में क्या हुआ था जब 1G टेक्नोलॉजी का हम लोग मतलब इंटरनेट को जब हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था, उस समय हम लोग सिर्फ फ़ोन की कॉल को रिसीव कर सकते थे और फ़ोन कर सकते थे, इससे ज़्यादा कुछ था नहीं। फिर हमारे पास सेकंड और थर्ड जनरेशन 2G और 3G आया। 2G और 3G में आप क्या कर सकते थे, कॉल भी कर सकते थे, कॉल करने के साथ साथ कुछ मल्टीमीडिया मैसेज वगैरह भी भेज सकते थे, ईमेल सर्विस वगैरह चल सकते थे। फिर आया भैया 4G टेक्नोलॉजी जिसने सारी चीज़ें चेंज कर दी। 4G टेक्नोलॉजी में आप लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हो, वीडियो को डाउनलोड कर सकते हो, वीडियो को अपलोड कर सकते हो, ऑनलाइन गेम खेल सकते हो। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा होती है। तो सीधी सी बात है, जैसे जैसे स्पीड बढ़ती रहेगी ऐसे ऐसे आप जो है एक्स्ट्रा सर्विसेज यहाँ पे ले सकते हो। तो मल्टीटास्किंग हम लोग कर सकते हैं 4G की वजह से, ये तो आपको पहले से अच्छे से पता ही है। अब 4G की स्पीड क्या है, 200 से लेकर 300 Mbps, और 5G की स्पीड क्या है 1 Gbps प्लस। तो काफ़ी फ़र्क है दोनों की स्पीड में। अब इनका सवाल ये उठता है कि भाई अभी 4G जब इतना अच्छा काम कर रहा है तो 5G की हमें ज़रूरत क्यों है? 5G की ज़रूरत है। एक तो पूरी दुनिया में इंटरनेट की पेनिट्रेशन इंक्रीज़ हो रही है, पहली बात तो वो। स्मार्टफ़ोन कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं पूरी दुनिया में, आप ये समझ लीजिए कि अभी जो है 2016 के अंदर जो है जितने स्मार्टफ़ोन थे, अभी 2022 के अंदर उससे डबल हो गया। 6.6 बिलियन दुनिया में स्मार्टफ़ोन है। और अगर स्मार्टफ़ोन के साथ अगर आप लैपटॉप, आईपैड इन सारी चीज़ों को जोड़ दोगे ना, 18 बिलियन है। तो जब चीज़ें चेंज हो रही हैं तो डेफिनेटली हमें नई टेक्नोलॉजी की भी ज़रूरत है। फिर हम लोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, तो उसके लिए जो हमें 5G टेक्नोलॉजी तो चाहिए, क्योंकि इन सारी चीज़ों के लिए तो आप नॉर्मल स्पीड में तो काम कर नहीं सकते, आपको हाई स्पीड कनेक्टिविटी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए हमें चाहिए 5G। क्या चाहिए? 5G चाहिए। अब 5G दोस्तों दो तरह का होता है, एक होता है स्टैंड अलोन और एक होता है नॉन स्टैंड अलोन। ठीक है, देखिए अब ऐसे आपको बता देता हूँ। जो स्टैंड अलोन 5G नेटवर्क होता है वो 4G नेटवर्क से बिल्कुल अलग सेपरेट होता है। इसका बिल्कुल सेपरेट इसके टावर होते हैं, सेपरेट इसकी फाइबर केबल होती हैं, इसका 4G से कोई लेना देना नहीं होता। एक होता है नॉन स्टैंड अलोन जिसमें हम लोग 4G नेटवर्क का ही यूज़ करते हैं, उसी के टावर का यूज़ करते हैं, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ कर देते हैं, तो जिससे थोड़ी आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है। ये होता है नॉन स्टैंड अलोन। अभी आपको पता है कि इंडिया में स्पेक्ट्रम तो इशू कर किया जा चुका है ना, और 5G वाला। तो स्पेक्ट्रम इशू किए जाने के बाद क्या हुआ अभी कि रिलायंस जो कंपनी है वो क्या कह रही है, रिलायंस ये कह रही है कि हम लोग स्टैंड अलोन नेटवर्क प्रोवाइड करवाएंगे। स्टैंड अलोन नेटवर्क में क्या होता है ना, शुरू में खर्चा थोड़ा ज़्यादा आता है, लेकिन इसका नेटवर्क बहुत ज़बरदस्त होता है। नॉन स्टैंड अलोन में शुरू में खर्चा थोड़ा कम आता है, लेकिन बाद में जो उसमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है। हालांकि बाद में एयरटेल, वोडाफोन वगैरह ये सारी कंपनी जो है स्टैंड अलोन पे जाएंगी, फिक्स शिफ्ट होंगी 3-4 साल के बाद, लेकिन फिलहाल तो रिलायंस जो है इंडिया में काम करने वाला है। जर्मनी वगैरह में जैसे नॉन स्टैंड अलोन चलता है, अमेरिका में स्टैंड अलोन चलता है, वो अलग अलग बात है बस। ठीक है, ये थोड़ा इसके अंदर बताया गया था कि 2-3 साल के अंदर अब इंडिया में हो सकता है बहुत अच्छे तरीके से 5G टेक्नोलॉजी का हम लोग यूज़ कर लें। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है दोस्तों वो कहता है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स स्टाफ लेवल अग्रीमेंट विद श्रीलंका। देखिए पहले भी बहुत बार श्रीलंका को IMF हेल्प दे चुका है, कोई ऐसा तो है नहीं कि पहली बार है, लेकिन इस बार IMF थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो गया है। ठीक है, स्ट्रिक्ट हो गया है। तो एक तो पहली बात ये है। अब श्रीलंका के अंदर जो क्राइसिस चल रहा है उसका कारण क्या है वो आपको मुझे लगता नहीं बताने की रिक्वायरमेंट है। बात सिर्फ सीधा करते हैं कि भाई श्रीलंका काफ़ी समय से IMF से हेल्प लेने की डिमांड कर रहा था, क्योंकि श्रीलंका IMF का मेंबर है और IMF हमेशा अपने मेंबर की हेल्प करता है जब वहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो जाता है। पहली बात तो ये, लेकिन वो जो हेल्प करता है ना वो बिना टर्म्स एंड कंडीशन के नहीं करता। तो कितनी हेल्प कर रहा है पहले तो आपको ये बता देता हूँ। $2.9 बिलियन की हेल्प कर रहा है इस समय IMF श्रीलंका की। ठीक है, अगले 3-4 साल के लिए। हालांकि ये पैसा बहुत कम है बट स्टिल। स्टाफ लेवल अग्रीमेंट ये का मतलब ये होता है कि फॉर्मल अग्रीमेंट बन चुका है, मतलब अभी हेल्प मिलना गारंटेड है। अब उसमें कितने 15 दिन लगेंगे, महीना लगेगा, 2 महीना लगेगा, वो बात अलग है, क्योंकि जब तक टर्म्स एंड कंडीशन फाइनलाइज नहीं होती हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि टर्म्स एंड कंडीशन क्या क्या हो सकती हैं।
सबसे बड़ी टर्म्स एंड कंडीशन तो यही होती है कि भाई आप लोगों ने जो यहाँ पे फालतू खर्चा करते हो उस फालतू खर्चे को कम करो, मतलब सब्सिडी कम करो, ठीक है जी, इकोनॉमी को ओपन करो, रेगुलेशन कम करो, अपनी करेंसी को फ्लोट करो जो सप्लाई डिमांड के ऊपर बात करती है, ठीक है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम करो, इस तरह की कुछ ना कुछ कंडीशन जो है यहाँ पे होती है। अब श्रीलंका का कहना है कि भाई हम लोग ये सब करने वाले हैं, क्योंकि देखिए वैसे भी श्रीलंका ने थोड़े समय पहले अपने श्रीलंकन रुपी को फ्लोट कर दिया था। फ्लोट का मतलब समझते हैं ना, जिसे फ्री छोड़ दिया जाता है, जैसे हमारा इंडियन रुपी फ्लोट करता है ना। आरबीआई डिसाइड नहीं करता है रुपी का रेट कितना होगा, और वो डिमांड सप्लाई के हिसाब से अपने आप करता है। उसे कहते हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, जो हम लोग फॉलो करते हैं। इंटरेस्ट रेट को उन्होंने थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया था, इलेक्ट्रिसिटी को भी थोड़ा फ्री कर दिया था, कुछ कुछ उन्होंने किया तो है, लेकिन वही है, बहुत इतना ईजिली नहीं चीज़ें मिलती हैं। बाकी श्रीलंका का जो सोवरेन बॉन्ड होता है भैया, वो तो बैंकरप्ट हो गया। तो भैया बॉन्ड का मतलब समझते हो ना आप, कि बॉन्ड, कोई भी गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करके पैसा जनरेट करती है, पैसा अरेंज करती है। तो श्रीलंका ने जो पैसा अरेंज किया हुआ था, अब वो पैसा चुकाना तो है ना उनको, लेकिन उसकी तो मार्केट में वैल्यू खत्म हो गई है ना। तो उसको अपनी इमेज भी बचानी है, तो उसको क्या करना पड़ेगा इमेज बचाने के लिए? जो चाइना, जापान, इंडिया, इनके साथ कोलैबोरेट करना पड़ेगा। इन कंपनीज, इन कंट्रीज को ये कन्विंस करना पड़ेगा कि आप मुझे जो है हेल्प करिए, क्योंकि ये कंट्री अगर इसकी हेल्प करेंगी तो फिर उसकी जो है वो अपना बॉन्ड भी चुका सकती है। तो आईएमएफ का ये कहना है कि आप हम लोग सिर्फ हमसे ही उम्मीद मत करो बेनिफिट की, आप चाइना, जापान और इंडिया से भी मांगो। और कंट्री भी दे सकती हैं, जैसे बांग्लादेश ने भी पैसा दिया था $300-400 मिलियन श्रीलंका को, वो बात अलग है। बट स्टिल देखिए, चाइना ने तो कह दिया है कि हम लोग और पैसा देने के लिए राजी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके जो डोमेस्टिक दिक्कतें हैं ना भाई, वो तो आप खुद दूर करो, उसको तो मैं दूर नहीं कर सकता। जापान ने भी यही कहा कि हम लोग मदद कर सकते हैं, लेकिन श्रीलंका को पहले जो आईएमएफ ने रिफॉर्म्स के लिए बोला है उसको फुलफिल करना पड़ेगा। इंडिया का भी यही कहना है। इंडिया ने थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ के कहा है। इंडिया ने कहा है कि इंडिया बिल्कुल मदद करने के लिए तैयार है, अगर श्रीलंका दूसरी कंट्री के साथ जब कोलैबोरेशन करेगा तो वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ये जो ट्रांसपेरेंट वर्ड है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि श्रीलंका और चाइना के बीच में जो भी अग्रीमेंट वगैरह होते हैं वो बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं। तो इंडिया चाहता है, मतलब मास्टर स्ट्रोक है ना, अगर फ्यूचर में चाइना के साथ कुछ कोलैबोरेशन होगा तो भैया ट्रांसपेरेंट तरीके से करिए, अगर नहीं तो हम आपको पैसा नहीं देंगे। तो हम बेसिकली श्रीलंका को उससे गेम में ही फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कुछ कुछ चीज़ें हैं, लेट्स होप कि उसका बेनिफिट बेचारे का थोड़ा जल्दी हो जाए और जो दिक्कतें वहाँ पे चल रही हैं जल्दी दूर हो जाए। ठीक है जी, चलिए दोस्तों, आज के एडिटोरियल सेक्शन है जो कहता है कि चेंजिंग द एज ऑफ कंसेंट। एज ऑफ कंसेंट आप समझ रहे हो ना, अभी एज ऑफ कंसेंट कितनी है? 18 है फॉर गर्ल्स, है ना। मतलब 18 होने के बाद आप ना मेजर हो जाते हो, आप अपने डिसीजन खुद ले सकते हो। लेकिन 18 से जब आप कम होते हो तो आपको क्या बोला जाता है? हिंदी में नाबालिग बोला जाता है, आप माइनर होते हो। पोक्सो एक्ट के तहत, पोक्सो एक्ट के तहत अगर कोई लड़की, अगर वो 18 साल से कम है, अगर कोई महिला अगर 18 साल से कम है तो वो तो बच्ची हुई ना, चिल्ड्रन हुई, चाइल्ड हुई। अगर वो किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाती है, चाहे वो उसके कंसेंट से ही क्यों ना हो, उसे रेप डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है, वो रेप होता है, चाहे वो आपकी मर्जी से हो चाहे आपकी मर्जी से ना हो। अब ये समझ लीजिए कि जो चाइल्ड मैरिज होती है, चाइल्ड मैरिज वाले केस में भी उसका हस्बैंड जब उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाता है तो उसे रेप कंसिडर किया जाता है। ये तो नॉर्मल सी बात, ये तो एक रूल है बेसिकली पॉक्सो एक्ट के तहत। लेकिन ये मामला अभी बना क्यों? देखिए, मामला आता है कर्नाटका हाई कोर्ट से। कर्नाटका में क्या हुआ, एक लड़की थी जिसकी उम्र 17 साल की थी, ठीक है, उसका एक बॉयफ्रेंड था और इन दोनों बीच में फिजिकल रिलेशनशिप हुआ और ये लड़की जो है प्रेग्नेंट हो गई। फिर बाद में दोनों ने शादी कर ली, अभी उनका एक बच्चा भी है 2-3 साल का, और वो बिल्कुल हंसी खुशी जी रहे हैं, अपनी ज़िंदगी आराम से काट रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लड़की के पेरेंट्स ने उनके ऊपर पोक्सो के तहत केस लगा दिया और ये कहा कि इस लड़की ने, हमारे लड़के ने लड़की के साथ रेप किया है। तो वो मामला चला गया हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने जो है उसको रेप डिक्लेयर करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा भाई जब इनकी ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही है, क्या दिक्कत है, दोनों ने शादी कर लिया, बच्चा हो गया, ठीक है। तो ये रोमांटिक रिलेशनशिप है जिसमें लड़की ने खुद अपना कंसेंट दिया था, तो उसको जो है उन्होंने मतलब बेसिकली केस को रफा दफा कर दिया है। ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे पता होना, उसी के बारे में है बेसिकली पूरे का पूरा आर्टिकल। तो क्या इशू है? इशू तो यही है कि यंग कपल्स जो कंसेंसुअल फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं जो कि एक्सप्लॉयटेटिव नेचर का नहीं होता है,
देखिए किसी के साथ जबरदस्ती करो, बहला फुसला के करो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट इफ इट इज कंसेंसुअल देन देयर शुड बी नॉट बी एनी प्रॉब्लम। सेकंड थिंग ये कहता है कि कंसेंट ऑफ द चाइल्ड इज इमैटीरियल, इट डजेंट मैटर, है ना, यू आर इफ यू आर 18 लेस देन 18 ईयर्स ऑफ ओल्ड, डजेंट मैटर आपने कंसेंट के साथ किया, इट इज स्टिल कंसिडर्ड एज अ रेप। पहली बात है। तो यंग जो बॉयज होते हैं, यंग जो मैन होते हैं, दे आर कंसिडर्ड एज ए विक्टिम, दैट गर्ल इज कंसिडर्ड एज ए विक्टिम, और जो बॉय होता है उसको बोला जाता है कल्प्रिट, चाहे वो प्यार मोहब्बत में ही कर रहे हों लेकिन उसको विक्टिम ही माना जाता है लड़की को। इन्होंने ने ये कहा। कई सारे हाई कोर्ट ने जो है मद्रास हाई कोर्ट ने भी, हरियाणा चंडीगढ़, हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट ने भी, कई सारे कोर्ट ने ये बात कही है, इस बात को पहचाना है कि भाई ये जो रोमांटिक केसेस होते हैं, ठीक है, ये नॉर्मल है, तो ऐसे केसेस के आप क्यों हरासमेंट कर रहे हो। कई बार कोर्ट ये मान चुका है। 80% से ज़्यादा केसेस में जो कंप्लेंट आती हैं लड़की की तरफ से, या तो उसके पेरेंट्स करते हैं, उसके रिलेटिव्स करते हैं, समझ रहे हो। क्यों, कब करते हैं, जब वो लड़की मिसिंग हो जाती है, या फिर दोनों आपस में भाग जाते हैं दोनों पार्टनर, या फिर लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो लोग केस ठोक देते हैं, चाहे वो कंसेंट से ही क्यों ना हुआ हो। 85.5% केसेस में जो है रिलेशनशिप कंसेंसुअल होता है, एक दूसरे की मर्जी के साथ होता है, और 93% केस में जो है एक्विटल हो जाता है, मतलब जुडिशरी उनको छोड़ देती है, जज साहब उनको छोड़ देते हैं। भाई अगर आप प्यार मोहब्बत में हो, आपने रिलेशन बनाया है और आप शादी आपने कर लिया है, आप अच्छी खासी ज़िंदगी आपकी चल रही है, तो ये तो लव रिलेशनशिप हुआ ना। जुडिशरी भी इस बात को रिकॉग्नाइज करती है और 93% केसेस में, ऐसे केसेस में छोड़ देती है। कन्विक्शन रेट बहुत कम है, ठीक है। इसीलिए कहा है भैया कानून के अंदर रिफॉर्म करने की जरूरत है, रिफॉर्म करने की जरूरत है। तो हाई रेट ऑफ एक्विटल ये शो करता है कि दिस कानून इज नॉट इन सिंक विद द सोशल रियलिटी। सोशल रियलिटी क्या है, सोशल रियलिटी तो यही है ना कि 16, 17, 17.5, 18 साल की एज में आजकल बच्चे मैच्योर हो जाते हैं, है ना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं, फिजिकल रिलेशनशिप बना लेते हैं, कंसेंसुअल होता है सब कुछ, सबको समझ आ गई है। तो इसीलिए कानून को भी चेंज करने की जरूरत है सोशल रियलिटी के हिसाब से, ये इन्होंने कहा है। दूसरी बात इन्होंने ये कहा है कि भाई कल को जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, है ना, आपने उसके ऊपर केस कर दिया, 3, 4 साल, 5 साल, 7 साल वो केस चलता रहता है ना, बेचारे वो अपने बच्चों के साथ कोर्ट में जाते हैं, तो ये उनकी डिग्निटी, उनके इंटरेस्ट, उनकी लिबर्टी, प्राइवेसी का तो वायलेशन ही होता है ना। वो क्या करते हैं, दिन में पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाते हैं, शाम को कोर्ट में हाजिरी देने जाते हैं, क्यों, क्योंकि उन्होंने जो है 5-7 साल पहले जो है कंसेंसुअल रिलेशनशिप बनाया था। तो इनका कहना है कि भाई ये ठीक नहीं है, इस आर्टिकल का ये कहना है कि ये ठीक नहीं है। दूसरी बात इन्होंने कहा कि इससे जो है कोर्ट का बहुत ज़्यादा, कोर्ट के ऊपर फालतू का बर्डन बनता है ना, पुलिस के ऊपर भी बर्डन बनता है खामखा। तो अगर आप इस तरह की चीज़ों को के ज़्यादा फोकस करोगे तो जो रियल इन्वेस्टिगेशन है, जो रियल इश्यूज होते हैं, उनसे हमारा ध्यान हट जाता है। तो इस कानून के अंदर, यानी कि पोक्सो कानून के अंदर जो है इन्होंने कहा कि कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है। जो सोशल रियलिटीज़ हैं उसको आप आइडेंटिफाई आपको करने की ज़रूरत है, ठीक है। ये लूप होल है बेसिकली पोक्सो का, ठीक है। तो उसमें आप क्या कर सकते हो, 16 ईयर तक का कर सकते हो कम से कम कंसेंसुअल फिजिकल रिलेशनशिप, है ना। 16 से पहले करोगे तो उसको आप रेप कंसिडर करिए, 16 आप कर सकते हो, ठीक है। दुनिया में कई सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे कंसेंसुअल रिलेशनशिप की जो एज है वो 14 ईयर्स भी है, कई जगह पे 15 है, कई जगह पे 16 है, 17 है, 18 है, अलग अलग है। हमारे यहाँ पे 18 रखी गई है क्योंकि यहाँ पे वोटिंग एज जो है वो 18 है, तो उसके साथ इसको हम लोगों ने यहाँ पे डाला है। और यूनाइटेड नेशन के हिसाब से भी जो चाइल्ड होता है उसकी एज भी जो है वो 18 से जो कम होते हैं उसको चाइल्ड माना जाता है, तो उसके साथ भी हम लोगों ने बेसिकली को सिंक करके किया हुआ है। तो इसीलिए जो है कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे डेफिनेटली हैं। और तो कुछ आज ऐसा कोई खास आर्टिकल थे नहीं, मतलब जो अच्छे थे मुझे जो यहाँ पे लगे। और यहाँ पे अगर आपको मेंस के लिए क्वेश्चन लिखना है तो डेफिनेटली यहाँ पे लिख भी सकते हो। अब यहाँ पे क्वेश्चन लिख सकते हो दैट पोक्सो हैज़ बीन so far proven as a landmark act to preserve the sanctity sanctity of women and children despite of the effectiveness. This law needs to be changed as per socio
cultural realities. Comment. So you need to write it in 150 words and it has 10 marks. This is the question for the mains. Okay, and then we have some additional articles also. India Bangladesh ties, because Sheikh Hasina is visiting India and we have many issues, especially water disputes, so you need to cover that as well. Then we have this Kerala Lok Yukta controversy. We have already covered it in the last week, but still, because this is in the news, so you must read it little bit. Then we have this Rajnath ji is going to visit Mongolia. Let's see, there is going to be one explainer section or editorial in near future, so that we are going to cover in one day or today. So this is all for the day. Thank you. All the best. Jai Hind.